जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ राकेश में। तो आ गए हैं आपके अपने राकेश सर, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी। तो मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ जीडी का 25 क्वेश्चन लेकर, जो आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद का संबंध किस वेद से है? आयुर्वेद, चलिए समझ में बताइएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या होगा इसका आंसर भाई? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, ठीक है ना। और आयुर्वेद का संबंध किससे है? धन्वंतरी से, ठीक है ना। यजुर्वेद, इसे कर्मकांड वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मकांड वेद कहते हैं। ये ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद, भारतीय संगीत का जनक, सारेगामा पाधा निशा की चर्चा है, ठीक है ना। इसे ठीक है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इसमें जादू टोना भूत पिचास, ठीक है ना, और अंधविश्वास की चर्चा है। ऋग्वेद जानते हैं कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, ठीक है ना। इंद्र भगवान की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार किया गया है। चलिए आगे। हड़प्पा सप्ताह का सबसे उत्तरी स्थल का क्या नाम है? ठीक है, हड़प्पा सप्ताह का सबसे उत्तरी स्थल दैमाबाद, लोथल, आलमगीरपुर, मंडा, क्या होगा इसका? देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जानते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा जगह की खोज हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सप्ताह। और हड़प्पा की जगह की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। इसका देखिए चौहदी पूछ रहा है, तो चौहदी देखिए ऐसे निकालते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में क्या था? इसका आंसर क्या होगा? ये मांडा के उत्तर में क्या है? मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ेगा, ठीक है ना। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे बसता हुआ, ये मेरठ यूपी में है। और पश्चिम में क्या है? सूतका गेंडेर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। इसका चौहदी। हड़प्पा सप्ताह का कुल जो क्षेत्रफल है आपको 12,99,600 किलो, यानी कि लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो आकृति है कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। चलिए आगे। हातिम द्वितीय किसे कहा जाता है? हातिम द्वितीय, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हातिम द्वितीय, चलिए मेरे शेर जग जाओ और दिल थाम के मेरे वीडियो को देखो, दिल थाम कर। हातिम द्वितीय, देखिए इसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला था, ठीक है ना। इसको चंद्रमुखी के नाम से भी जानते हैं, कुरान खां के नाम से भी जानते हैं, पूरा कुरान को रट गया था, ठीक है ना। इल्तुतमिश, इसको गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहा गया है। ये बलवन का क्या था? सर कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद और गुलाम था, ठीक है ना। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन रियल पूछेगा तो इल्तुतमिश था। बलवन, ये लौह में रक्त की नीति अपनाया था, सिजदा में पैबोस की प्रथा लॉन्च किया था, ठीक है ना, आप जानते होइएगा। इसने दीवाने अर्ज की स्थापना किया था बलवन। औरंगजेब जानते होइएगा, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये अपने बाप को भी क्या किया था? बंदी बना लिया था। उत्तराधिकार की लड़ाई इस लड़ा था, ठीक है ना। चलिए आगे। कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछ रहा है भाई, भारतीय। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा इसका? जवाब दीजिए। तो भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत की बुलबुल भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को जानते हैं कि 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस है, और 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। सोनिया गांधी वर्तमान में जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, ठीक है ना। एनी बेसेंट, कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। चलिए आगे। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ऑपरेशन जीरो आवर बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ABCD क्या इसका आंसर होगा? ऑपरेशन जीरो आवर, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरुआत हुई, क्या? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। लेकिन एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? सभी कांग्रेसी नेताओं को नज़रबंद करके जेल के सलाखों के अंदर में डाल दिया गया, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था, इसका कोई नेता नहीं था। क्वेश्चन आता है कि कौन सा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जानते हैं कि 1920 से 22 में चला था, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसे दुखी होकर महात्मा गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट होता है, जबकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट होता है। न अपील, न वकील, न दलील कैसे कहा गया है, आपको शक के आधार पर नजरबंद करके जेल के सलाखों में डाला जा सकता था। चलिए आगे, पालम हवाई अड्डा कहाँ है बताइए। पालम हवाई अड्डा कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, बिहार, क्या होगा इसका आंसर, पालम हवाई अड्डा। देखिए पालम हवाई अड्डा कहाँ है, नई दिल्ली। देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं पालम हवाई अड्डा, ठीक है ना। जबकि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है ना। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दमदम। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का है, गया। बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया, ठीक है ना। चलिए आपके यहाँ तो अपनी तो दरभंगा में भी है, पटना में भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। लेकिन गया वाला क्या है, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। देखिए नारा पूछ रहा है बुआ, जब आप सोच समझ कर दीजिएगा, ABCD क्या होगा आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, स्वमेव जयते। क्या है, स्वमेव जयते। अगर पूछता भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। क्या है, वाक्य पूछता तो सत्यमेव जयते, ठीक है ना। जय हिंद भारत का राष्ट्रीय क्या है, जय हिंद भारत का राष्ट्रीय गीत है। जबकि जन गण मन क्या है, भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। जबकि राष्ट्रगीत को सबसे पहले कब गाया था, 1896 ईस्वी में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। आगे, भारत का लिंगानुपात कितना है। देखिए लिंगानुपात, जवाब दीजिए फटाफट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका। चलिए इसका आंसर होगा ये 943। देखिएगा लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, 1000 पुरुष की जनसंख्या पर महिला की जनसंख्या कितनी है, उसी को कहते हैं लिंगानुपात। तो भारत के लिंगा यानी कि 1000 पुरुष पे कितना महिला, 943 है, ठीक है ना। इतनी अच्छी नहीं है। हालांकि सबसे कम लिंगानुपात किसका का है, हरियाणा का है। जबकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, आपको बता दें तो किसका है, केरला का है। कितना, 1084, यानी कि 1000 पुरुष पर कितना, 184 महिला क्या है, वहाँ महिलाएं अधिक है। बिहार का कितना है, 916, ठीक है ना। याद रखिएगा, अब आप पूछेगा बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, तो गोपालगंज। और सबसे कम किसका है, तो मुंगेर का है। चलिए, गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, गोरुमारा। गोरुमारा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ABCD क्या होगा बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। हेली नेशनल पार्क, देखिए हेली नेशनल पार्क स्थापना कहिया हुआ था, हेली नेशनल पार्क का 1936 में। हेली नेशनल पार्क का नाम बदल कर हो गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन फिर से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर क्या रख दिया गया है अभी वर्तमान में, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, तो पूछेगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपको, तो उत्तराखंड में। ठीक है ना। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण बेतिया में। चलिए आगे, भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताइए जवाब दीजिए। भाखरा नंगल, तो भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। ठीक है, अब ट्रिक बताए थे गाजर। देखिए गाजर यानी कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर किस नदी पर है, चंबल नदी पर। ठीक है ना। आपको पूछेगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर। चलिए आगे, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अब जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को गुजरती है। कितने राज्यों को गुजरती है, 8 राज्यों से। इसका ट्रिक भी आप लोग रट लिए होंगे, मित्र पर गामछा झार।
मी फॉर मिजोरम, तोरा फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़ और झाड़ दीजिएगा तो झारखंड। तो ये कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। कौन सा राज्य नहीं होगा? मेघालय। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, मिजोरम है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आगे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ABCD क्या होगा इसका आंसर? बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जिस दिन पहली बैठक हुई थी उसी दिन सर्वसम्मति से सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस दिन सर्वसम्मति से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। आगे 13, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? बताइए। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, बताइए इसका आंसर क्या? अध्यादेश। चलिए, तो इसका आंसर होगा 123। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद के तहत? 123। देखिए 123 के तहत राष्ट्रपति, और राज्य में 213 के तहत राज्यपाल, ठीक है ना। 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल, ठीक है ना। आप पढ़े होइएगा 124, 214। 124 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जबकि 224 में हर राज्यों के लिए एगो हाई कोर्ट होगा, अनुच्छेद 214 के तहत, ठीक है ना। 108 भी, अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाएगा? भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? तो ये राष्ट्रपति, लोकसभा मुख्य न्यायाधीश, बताइए कौन हो? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए लोकसभा के, इसका आंसर होगा डी, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? भाई अब जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के एक सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य उस सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण ले चुके होते हैं, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, इसीलिए ये दोबारा शपथ ग्रहण नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं लेता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा, और वो उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अध्यक्ष को देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते रहता है, लेकिन कहानी की तरह से आपको याद कर लीजिए, कुछ नहीं है बड़ा। संविधान छोटा सा टॉपिक है, और इस पर पकड़ हो गया ना तो एग्जाम में बहुत अच्छा आपको नंबर उठा सकते हैं आप। निम्न में से किस पर महाभियोग लगाया जाता है? देखिए महाभियोग लगाया जाता है, ABCD क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा क्या? बी, राष्ट्रपति। जान देखिए, सबसे पहले महाभियोग ये कहाँ से लिया गया? महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। आप जानते हैं कि महाभियोग ओनली वन, एक पीस एक व्यक्ति पर लगता है, राष्ट्रपति पर, और किन्हीं के ऊपर महाभियोग नहीं लगता है। हमारे संविधान में सिर्फ जिक्र है राष्ट्रपति को महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग लगाकर इनको हटाया जाएगा, और दूसरे व्यक्ति को महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाकर उनको हटाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने कैसे हटाएंगे? इनको राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके इनको हटा देंगे। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं लगता है, और प्रधानमंत्री को हटाना है तो क्या होगा? ये अपना बहुमत साबित नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में देखेंगे कि बहुमत नहीं है, तो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लगाकर इनको, प्रधानमंत्री को क्या होता है? इनको पद से हटाना पड़ता है। चलिए आगे, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कौन से गैस भरी जाती है? डिब्बा बंद, बताइए। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में कौन से गैस भरी जाती है? आप बीका जी का भुजिया 5 रुपये वाला खाते हुए, ठीक है, या कोई भी चीज़ डिब्बा बंद सामान, उसमें कौन, देखिए वो गैस रहता है उसको, तो उसमें कौन से गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन से गैस? नाइट्रोजन। देखिए क्योंकि नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन सबसे ठंडा गैस है, उसमें जो खाद्य पदार्थ होता है उसको क्या रहता है? बढ़िया से बचा कर रखता है। ऑक्सीजन
जानते हैं कि हमारे मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन सा गैस है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपको ग्रीन हाउस गैस में सबसे इम्पोर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये गाड़ी के धुआं से निकलता है, 4 चक्का 2 चक्का के, ठीक है ना। धुआं में कौन सा गैस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। आगे, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? बताइए। 1974, 98, 69, 90। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहिया किया? 1974 में किया। कहिया किया? 1974 में। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में। 1969 है। इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। 1990 में डीआरडीओ, ठीक है ना। 1990 में किसकी स्थापना होती है? डीआरडीओ की। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे, भारतीय जीवन बीमा निगम स्थापना कब हुई? ए बी सी डी। क्या होगा इसका आंसर? जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC, ठीक है ना। LIC की स्थापना होता है 1956 में, ठीक है ना। जबकि GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कहीं होता है 1972 में। 1955 में किसकी स्थापना होती है? LIC बोल रहे हैं आपको SBI की स्थापना कब होती है? 1955 में। जबकि RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। जबकि RBI का स्थापना कब होता है? 1935 में। देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ABCD क्या होगा? वेल्थ ऑफ नेशन, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्या होगा? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। जबकि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। दादा भाई नौरोजी। देखिए, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनको भारत का बायोवृद्ध पुरुष ये कहा जाता है। किनको? ये पहले कांग्रेस पार्टी के पहले पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। आगे, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताइए। बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, SBI, RBI, LIC, GIC। देखिए, किसे कहते हैं? RBI को। अब जानते हैं कि किसी भी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक को लाइसेंस कौन देता है? RBI देता है। इसीलिए RBI को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। अब इस सरकारी बैंक की संख्या कितनी है? 12। पूछेगा वर्तमान में सरकारी बैंक को है तो 12 को। को है? 12 को है। SBI स्थापना 1955 में, RBI स्थापना 1935 में, LIC 1956 में, GIC 1972 में। याद रखिएगा। कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य कौन करता है? बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। ABCD। तो कोशिका के अंदर परिवहन का काम कौन करेगा? परिवहन। इसका आंसर होगा बी। देखिए, मान लेते हैं हम अपने शरीर से एक कोशिका को निकालेंगे और उसको जूम करेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ पाया जाता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्रेब्स चक्र की घटनाएं घटती है, ठीक है ना, जिससे 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में या हमारे कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऊर्जा का निर्माण कौन किया? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इस ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह शरीर में ऊपर से नीचे एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन किया? गोल्जी बॉडी। जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं हैं, तो कोशिका को मर जाता है तो उसको शमशान घाट सराने गलाने गलाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है ना। ये लाइसोजाइम, राइबोसोम, ठीक है ना। इसको प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री या कारखाना बोलते हैं। किसको? राइबोसोम को। जबकि प्रोटीन निर्माण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। आगे, 22, 3D फिल्म देखने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? 3D फिल्म बताइए। क्रूक्स, फ्लोराइड, पायरेक्स, इनमें से सभी बताइए। भारत में पहला 3D फिल्म कौन था? माय डियर कुटी चतन। माय डियर कुटी चतन। आप ही देखे होइएगा छठ पूजा के शुभ अवसर पर सूर्यवंशी मूवी। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। हम तो देख लिए थे एक बार जाकर हॉल में, अभी देखिएगा। चलिए, तो 3D फिल्म देखने के लिए किसका कांच का प्रयोग किया जाता है भैया? तो पोलराइड कांच का। किसका? पोलराइड कांच का, ठीक है ना। जबकि धूप के चश्मे के लिए कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का, ठीक है ना। जबकि प्रयोगशाला में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स का। तो प्रयोगशाला में पायरेक्स, धूप का चश्मा पोलराइड, सॉरी धूप का चश्मा क्रूक्स, और फिर 3D फिल्म देखने के लिए कौन सा? पोलराइड।
पहला 3D फिल्म कौन था? माय डियर कुटी चातन। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता? ABCD बताइए क्या होगा इसका आंसर? शरीर में जमा नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। देखिए विटामिन सी, आप देखिए होगा कोरोना काल में विटामिन सी की डिमांड इतनी घट गई थी, मार्केट में पूरी स्टॉक भारत में समाप्त हो गई थी विटामिन सी। जानते हैं कि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर से बढ़ाता है। बीमारी से लड़ने की क्षमता कौन देता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? आंवला है, सिसिक सिसिक, यानी कि तीखा चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। हरा हरा मिर्च, आंवला, ये सब में मिलता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी को शरीर में आप स्टोर नहीं कर सकते, खाइएगा फिर से खाइएगा तो फिर से होगा, नहीं तो ये स्टोरेज जमा नहीं कर सकते, ठीक है ना। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन, इसके ठीक है ना, इसे रोग होता है बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्बिक एसिड होता है। डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसे रिकेट्स रोग होता है, सुखापन रोग होता है। आगे 24, इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? इंद्र, आप जानते हैं कि सैन्य अभ्यास भारत अलग अलग देशों के साथ हमेशा करती रहती है। तो इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ? तो भारत और रसिया के साथ हुआ। अमेरिका के साथ बहुत सारा हुआ। भारत नेपाल इम्पोर्टेड है। ऑपरेशन सूर्य किरण पूछेगा, ऑपरेशन सूर्य किरण किन देशों के बीच? सूर्य किरण तो भारत और नेपाल के बीच। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच। आगे और 25वां क्वेश्चन है भैया, अंतिम क्वेश्चन, कहाँ की गुत्थी मशरूम, देखिए मशरूम, मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया? बताइए मशरूम को, कहाँ की मशरूम को, बताइए। ABCD, तो इसका आंसर होगा B, जम्मू कश्मीर। अब जानते हैं कि मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। एक जटिल कार्बनिक यौगिक है प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मशरूम से। उसके बाद कहाँ मिलता है? सोयाबीन में मिलता है, फिर दाल में मिलता है, आपको मीट अंडा इस सब में मिलता है। जम्मू मणिपुर में जानते हैं एक शराब को मिला है मणिपुर में GI टैग, ठीक है ना। बिहार, देखिए बिहार में क्यों नहीं जानता है भैया? बिहार का कतरनी, भागलपुर का कतरनी चावल, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, सिलाव का खाजा, मगहिया पान, ये सब बिहार का GI टैग मिला है, ठीक है ना। उड़ीसा रसगुल्ला के लिए किसको मिला है GI टैग? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को मिला है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन और है, आप लोग को कितना आंसर इसमें से सही हुआ 25 क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इस परिवार के सदस्य हैं दोस्तों। फिर से आपकी अगले वीडियो के साथ आप प्रत्येक दिन मिलेगा। अब करंट अफेयर्स का भी वीडियो आपको हम सोच रहे हैं पर डे बना कर डालें, ठीक है ना। तो फिर से बाय बाय, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक